तो आज की इस वीडियो में हम एक सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रॉम। इस सीरीज का पहला सीजन 2022 में आया था और दूसरा सीजन अभी 2023 में आया है। ये सीरीज आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, लेकिन आज हम अपने वीडियो में इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ भी आए और मजा भी। तो बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक टाउन को देखते हैं। देखने में ये टाउन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है और यहाँ के लोग भी बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन इस टाउन की एक खास बात ये है कि ये टाउन जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ अभी दिन गुजर चुका है और शाम होने वाली है। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक घंटा है। इस आदमी का नाम व्हाइट है और ये इस टाउन की देख रेख करता है। कह सकते हो कि ये इस टाउन का गार्ड है। इसके हाथ में जो घंटा है वो उसे बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग अपने घर के अंदर जा रहे हैं। दरअसल इस घंटे की आवाज इस बात का संकेत थी कि रात होने से पहले सबको अपने घर के अंदर चले जाना है, और इसके पीछे का क्या कारण है ये आपको आगे समझ आएगा। रोज शाम को इस घंटे को बजाना यही व्हाइट का मेन काम है। इस टाउन में एक हॉस्पिटल में है जिसमें एक डॉक्टर है जिसका नाम क्रिस्टीन है। यहाँ एक चाइनीज कपल भी रहते हैं जिसमें वाइफ का नाम एलिजाबेथ, हस्बैंड का नाम साइमन और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था कैमी। ये औरत एक शेफ है और इसका पति साइमन बीमार रहता है। इसका बेटा एक डेप्यूटी है जो कि व्हाइट के साथ काम करता है। कैनी अक्सर अपने माता पिता से मिलने आता है। वो क्रिस्टी को भी बहुत ज्यादा पसंद करता है और क्रिस्टी भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन ये दोनों अभी एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाते। अभी तो ये कहानी देखने में काफी सिंपल लग रही है, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है। अब इस टाउन में शाम होने वाली है और जैसे ही शाम होती है सभी लोग अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। इस टाउन में एक बार भी है। यहाँ प्रैंक नाम का एक आदमी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसकी एक पत्नी और एक बेटी भी है जो कि घर में अकेली थी। उसकी पत्नी घर में उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो नहीं आता, जिसके कारण वो दरवाजा बंद कर लेती है। अब उसकी बेटी ऊपर के फ्लोर में रहती है। वो सोने की तैयारी कर रही है। उसकी माँ अभी नीचे के फ्लोर में है। अब उस बच्ची को एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है जो कि खिड़की के बाहर से आ रही थी। वो कहती है कि बेटा दरवाजा खोलो, लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे रात में कोई भी दरवाजा या खिड़की खोलने की इजाजत नहीं है, इसीलिए मैं खिड़की नहीं खोल सकती। इस लड़की का नाम मेगन है। अब वो औरत कहती है कि बेटा मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और ये मेरा वादा है। वो बच्ची उसकी बातों में आ जाती है और पर्दा ऊपर कर देती है। उसे बाहर वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि उसकी दादी के भेष में थी। अब यहाँ उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि जल्दी से पर्दा बंद करो, ये तुम्हारी कोई दादी नहीं है। लेकिन अब तक वो बूढ़ी औरत उस बच्ची को पूरी तरह बहला चुकी थी। वो उसे खिड़की खोलने के लिए कहती है। वो बच्ची से कहती है कि मैं बहुत अकेली हूँ, इसीलिए मुझे घर के अंदर आना है, बेटा तुम दरवाजा खोल दो। अब वो बच्ची खिड़की का दरवाजा खोल देती है, जिससे वो बूढ़ी औरत एक शैतान का रूप ले लेती है और उस पर हमला कर देती है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि ये स्टोरी जितनी सिंपल थी इतनी सिंपल है नहीं। तो आखिर इन लोगों के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये सब इतना अजीब क्यों है? ये जो राक्षस हैं वो कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, ये सब हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल इस टाउन में जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। वो इस टाउन से किसी भी हालत में बाहर नहीं जा सकते। इस टाउन के अंदर आने का तो रास्ता है लेकिन बाहर जाने का नहीं है। इसीलिए इस टाउन में रहने वाले सभी लोगों ने मिलकर यहाँ रहने के कुछ नियम बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर रात में उसी तरह के राक्षस घूमते हैं। और इन लोगों के नियमों में सबसे पहला नियम है कि शाम होते ही सबको अपने घर के अंदर जाना है और अपनी खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना है। ये जो राक्षस हैं ये बिना किसी की मर्जी के उनके घर के अंदर नहीं घुस सकते। ये तभी किसी के घर के अंदर जाएंगे जब अंदर से कोई उन्हें आने के लिए कहे। ये राक्षस अंदर जाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसके लिए वो लोगों को बहला फुसलाकर अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है और अब यहाँ पर सुबह हो चुकी है। उस प्रैंक नाम के आदमी को होश हो चुका है और वो अपने घर के लिए निकलता है। जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के आसपास भीड़ लगी हुई है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर के बाहर भीड़ क्यों है। अब उस घर के अंदर से गुस्से में व्हाइट आता है और प्रैंक को मारने लगता है।
वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे घर में बेबी और बच्चे हैं, इसलिए तुम्हें अपने घर की खिड़की और दरवाजे में कील लगवा लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ शराब पीने से मतलब है और तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब वो प्रैंक के कॉलर को पकड़कर घर के ऊपर ले जाता है। वो उसे उसकी बेटी और पत्नी की हालत दिखाता है। वो उससे कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए इनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। प्रैंक से ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो नजरें चुराने लगता है, लेकिन वॉइड कहता है कि ये तुम्हारी गलती है और अपनी गलती को तुम देखो। वो उस पर गन भी तान लेता है। वो प्रैंक पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और कहता है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। प्रैंक को भी बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है। अब वॉइड घर के बाहर आता है और दरवाजे पर एक पादरी से मिलता है। ये पादरी भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है और इन लोगों को खतरा किस बात से है। इन लोगों को अगर इस टाउन में जिंदा रहना है तो शाम होते ही अपने खिड़की और दरवाजे बंद करने होंगे, और सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। इन सबको अपने घर के बाहर एक पत्थर का टुकड़ा भी लटकाना होगा जिसमें एक अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये लोग शुरुआत से ये सब कुछ नहीं जानते थे। जो भी लोग इस शहर में फंस जाता वो बस अपनी जान बचाकर यहाँ रहने लगता, लेकिन जब से यहाँ वॉइड आया है उसने सब लोगों को यहाँ पर रहने के कुछ नियम बनाए हैं और उन नियमों को फॉलो करने को भी कहता है। इनमें से ज्यादातर लोग तो वॉइड की बात मानते हैं, लेकिन हर जगह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको किसी की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब अपनी सोच के हिसाब से यहाँ पर लोग दो हिस्सों में बटे हुए थे। जो लोग वॉइड की बातों से सहमत थे वो कम्युनिटी में रहते थे, और जो लोग उसकी बातों से सहमत नहीं थे वो अपनी आजाद लाइफ बनाकर कॉलोनी में रहते थे। आखिर ये लोग अलग अलग कैसे हुए ये सब आपको आगे पता चलेगा, और इन दोनों जगह के अपने अपने रूल हैं। जो लोग कॉलोनी में रहता है वो कम्युनिटी में नहीं जा सकता, और जो लोग कम्युनिटी में रहता है वो कॉलोनी में नहीं जा सकता। वॉइड का बेटा रिकी इस कॉलोनी में रहता है। इस कॉलोनी की हेड डोना नाम की एक औरत है। वॉइड उसके पास आता है और अपने बेटे रिकी से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। रिकी की एक गर्लफ्रेंड है और उसे पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है। यहाँ रिकी के फादर आते हैं और उससे कहते हैं कि प्रैंक की पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी है और मुझे लगता है कि तुम्हें उनके फ्यूनरल पर आना चाहिए। रिकी अपने फादर से बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता, और इसके पीछे की वजह क्या है ये हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद हम इस कहानी के कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को देखेंगे। यहाँ एक फैमिली है जो कि एक वैन से कहीं जा रहे हैं। इनमें से पति का नाम जिन है, पत्नी का नाम डेविता, बेटी जूली और बेटा ईधन। ये लोग एक वेकेशन पर जा रहे हैं। ये लोग हाईवे से उतरकर एक जंगल का रास्ता चुन लेते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ है। ये बहुत भारी पेड़ है जिसे कि रास्ते से हटाना बहुत ही मुश्किल है, और इसके अलावा आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये अब क्या करें। अब इन लोगों के पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं जिससे कि वहाँ का माहौल बहुत डरावना हो जाता है। उन लोगों को ये सब सही नहीं लगता, इसलिए वो लोग गाड़ी में बैठकर वापस जाने का फैसला करते हैं। अब वो लोग वापस हाईवे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लगभग 7-8 घंटे ड्राइव करने के बाद भी वो लोग हाईवे तक नहीं पहुँच पाते। पत्नी डेविता कहती है कि शायद तुम रास्ता भटक गए हो, लेकिन जिम कहता है कि मैं रास्ता नहीं भटका, बल्कि इस रोड में इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था, तो हम भटक कैसे सकते हैं। अब कई घंटे और ड्राइव करने के बाद वो लोग उसी टाउन में पहुंच जाते हैं। वहाँ के लोग उन लोगों को अजीब तरीके से देख रहे थे। इन सबको पता है कि जो एक बार इस टाउन में आ गया वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन जिम और उसकी फैमिली को ये बात पता नहीं है। यहाँ जिम देखता है कि किसी का फ्यूनरल चल रहा है। वॉइड फ्यूनरल में आए सभी लोगों को समझाता है कि हमारे नियम के मुताबिक जो लोग आए हैं उनसे कोई भी बात नहीं करेगा। अब सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जिम अपनी पत्नी से कहता है कि तुम लोग गाड़ी में ही रुको, मैं हाईवे का रास्ता पहुँचकर आता हूँ। वो लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। अब वॉइड वहाँ पर आता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, जिस पर जिम कहता है कि मुझे हाईवे जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हो। वॉइड कहता है कि तुम इस रास्ते पर चलते रहो और तुम समझ जाओगे। अब जिम गाड़ी स्टार्ट कर देता है। उसे ड्राइव करते हुए 2 से 3 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक हाईवे नहीं आया था। अब सबसे अजीब बात ये थी कि वो रास्ता फिर से आ जाता है और वो लोग वापस उसी टाउन में पहुंच जाते हैं। जिम की पत्नी कहती है कि जरूर तुमने रास्ते में कोई यू टर्न लिया होगा, लेकिन जिम कहता है कि मैंने कोई यू टर्न नहीं लिया, बल्कि रास्ते में कोई यू टर्न तो था भी नहीं। अब वो लोग फिर से उस गाँव से निकल जाते हैं। रास्ते में वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन फिर से कई घंटे
से ड्राइव करने के बाद वो लोग उसी गांव में पहुंच जाते हैं। उस टाउन में रहने वालों को तो ये बात समझ में आ रहे थे, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और एक बार फिर वो लोग उस टाउन से निकलने की कोशिश करते हैं। अब वो लोग रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि उन्हें सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो लोग उस गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाड़ी रुकने की बजाय उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जिम की वैन पलट चुकी है। जिम अपने सीट में ही फंस जाता है। वो देखता है कि डेविता और ईथर बेहोश हो चुके हैं। जूलिया अभी थोड़ी बहुत होश में थी। ईथर के पैर में एक सरिया घुस चुका है, जिसको देखकर जूलिया बहुत ज्यादा घबरा चुकी है। अब हम उस कार को देखते हैं जिसमें से एक आदमी बाहर आता है। उसके सर में चोट लगी हुई है। इधर वॉइड और कुछ लोग मिलकर रास्ते में कीले बिछा देते हैं ताकि इस बार जब वैन आए तो वो रुक जाए। अब वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसके सर पर चोट लगी थी। वो लोगों को बताता है कि हम लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है। वॉइड और बाकी लोगों को इस कार के बारे में कुछ भी पता नहीं था और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब शाम होने वाली थी। वॉइड लोगों से कहता है कि तुम इसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाओ और वहाँ से क्रिस्टी और कुछ लोगों को साथ में भी लाना। मैं तब तक उन लोगों की मदद करने के लिए जाता हूँ। अब यहाँ उस आदमी को हॉस्पिटल में लाया जाता है। वॉइड उस वैन के पास जाता है। वो देखता है कि जिम फंसा हुआ है। वॉइड बाहर से आवाज लगाता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आ चुका हूँ। वॉइड की आवाज सुनकर जिम को थोड़ा राहत मिलती है। वॉइड उस वैन के अंदर जाता है और सबसे पहले डेविता को देखता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि डेविता जिंदा है या नहीं। वॉइड डेविता को देखकर जिम से बताता है कि टेंशन मत लो। उस कार में एक और भी आदमी था जिसका नाम जेड था। उसने शायद बहुत ज्यादा नशा किया था या फिर ड्रग्स ली थी, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। वॉइड ने पहले ही उसे भागने से रोकने के लिए उसके हाथ में एक हथकड़ी बांध दी थी। वॉइड उन लोगों को बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले जूलिया को वैन से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ उस आदमी को हॉस्पिटल लाया जाता है। वो लोग क्रिस्टी से कहते हैं कि हमें जल्दी ही उन लोगों की मदद के लिए निकलना होगा। वो लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें वॉइड का बेटा रिकी भी मिलता है। वो लोग रिकी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता भी वहाँ हैं और हमें लगता है कि तुम्हें भी हमारी मदद लिए चलना चाहिए। रिकी कुछ देर तक सोचता है और फिर गाड़ी पर बैठ जाता है। अब वो लोग शाम होने से पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जेड को देखने पर साफ साफ पता चल रहा था कि उसने कोई ड्रग्स ली है। वो जिसे भी देखता था उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। उस लड़के का दोस्त हॉस्पिटल में था, जहाँ पर एक जेरा नाम की लड़की उसका ख्याल रख रही थी। यहाँ जिम, डेविता और उसकी बेटी जूलिया को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन डेविता को ये बात नहीं पता कि उसका बेटा ईथर बुरी तरह जख्मी था। यहाँ सब इस बात से डर रहे थे क्योंकि शाम होने में अब केवल 40 मिनट बचे हैं। केमी वॉइड से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग उस बच्चे को इस हालत में हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे। वॉइड जिम से मिलता है और कहता है कि हम तुम्हारे बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, इसलिए हमें उसका इलाज यहीं पर करना होगा। वो कहता है कि तुम सभी लोगों के साथ अपनी पत्नी और बेटी को टाउन भेज दो, बस मैं, तुम और क्रिस्टी तुम्हारे बेटे के पास रहेंगे। जिम अपनी पत्नी को वहाँ से जाने के लिए मना लेता है। अब रात में केवल जिम, क्रिस्टी और वॉइड उस वैन में बचे थे। जिम को उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर वॉइड उसे कुछ बताता भी तो जिम उसे पागल ही समझता। यहाँ हम जयरा को उस लड़के के दोस्त के साथ देखते हैं। जयरा उस लड़के से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब वो उस लड़के को मार देती है और साथ ही वो वहाँ की खिड़की को भी खुला छोड़ देती है। उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर सभी लोग एक कार में बैठकर उस गांव के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर वॉइड, जिम और क्रिस्टी बचते हैं। वो लोग वैन के अंदर चले जाते हैं। अब वो लोग ईथर का इलाज स्टार्ट कर देते हैं। ईथर को कुछ झटके महसूस होते हैं, लेकिन क्रिस्टी उसे संभाल लेती है। इधर ये लोग भी रात होने से पहले सही सलामत उस टाउन में पहुंच सकते थे, लेकिन उन लोगों ने जो कीले बिछाए थे उसे हटाना वो लोग भूल गए थे, इसलिए वो गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। अब रात हो चुकी है और इन लोगों के साथ क्या होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इधर वॉइड भी उस वैन के सभी पर्दे बंद कर देता है और उसके गेट पर वो पत्थर की ताबीज लटका देता है। अब वॉइड उस वैन की तरफ आ रहे कुछ इंसानों को देखता है जो कि असल में शैतान थे। वो राक्षस धीरे धीरे उस वैन की तरफ बढ़ते हैं और ये पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। आप वीडियो के कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।